कि भाई कोर्ट तो हमारे माता पिता ईश्वर समान है, लेकिन वो माता पिता ईश्वर बनने को तैयार नहीं, तो हम क्या करें? तो इसीलिए लोअर कोर्ट के जजेस जमानत नहीं दे रहे, इसलिए हमारा काम बढ़ गया ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के। तो राहुल जी ने क्या कहा कि ये 3 मोदी है, जो चोर है सब मोदी है, ठीक है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि सभी मोदी चोर है। तो जिन मोदियों को चोर कहा उन्होंने कोर्ट में जाना चाहिए, वो तो कोई गया नहीं। एक तीसरा मोदी कोर्ट में गया। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। देश में लगातार अदालतों के फैसलों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लोगों को ऐसा लगने लगा है कि अदालतों के फैसले भी ऐसे आ रहे हैं जैसे सरकारों के मंत्रियों की बातें होती। कई बार ऐसा लगता है कि विधायकों की जुबान अदालतों के फैसलों में है, तो कई बार ऐसा लगता है कि किसी संगठन विशेष का प्रभाव है। यह क्यों लगने लगा है, यह सच है कि नहीं है, और अगर है तो ये स्थितियां क्यों क्रिएट हो रही हैं और उसका राजनीति से कितना गहरा रिश्ता है, इस बात को समझने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ न्यायविद और हाईकोर्ट के पूर्व जज बीजी कोलसे पाटिल साहब हैं। उनको आप लोग जानते होंगे, वह अक्सर अपनी बातें कहते हैं और ताकतपूर्वक कहते हैं। तो बीजी कोलसे पाटिल साहब, आपका जनज्वार में स्वागत है। और थैंक यू। हमारा सवाल वही और चिंता भी एक ही कि आखिर यह क्यों लगने लगा है कि अदालतें वैसा ही फैसला दे रही हैं जैसा सरकारें चाह रही हैं। फिर अदालतों की क्या जरूरत, लोग कहने लगे हैं ताला लगा दो अदालतों में। ऐसा क्यों बनता जा रहा है? नहीं, ये आप बोल रहे हैं वो अर्ध सत्य है। फर्क तो जरूर हो गया है मई 2014 के बाद जी। कि जी हिस्ट्री देखेंगे हम्म। तो उच्च न्यायालय तक जी। और लोअर कोर्ट तक जो सत्ता में उनकी भाषा में कोर्ट बोल रहे हैं, जी। ये तो लगता है, लेकिन ये इतना सरासर नहीं है। हम्म। अपवाद छोड़ के खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा हम्म। कि हमारी जुडिशरी ट्रोल हो रही है, हम्म। लोअर कोर्ट के जजेस ट्रोल हो रहे हैं। यानी जब वो प्रेजेंट रेजिम के खिलाफ डिसीजन देते हैं तो उनको ट्रोल किया जा रहा है। ये खुद चीफ जस्टिस ने कहा। शायद उच्च न्यायालय के जजेस भी ट्रोल होते होंगे, लेकिन वो बोलते नहीं। तो ये जो ट्रोलिंग आया है और ये जो डिसरिस्पेक्ट, हम तो हमेशा कहते हैं कि जजेस हमारे माता पिता है, ईश्वर समान है, क्योंकि हमारे जैसे एक्टिविस्ट को, हम आज जो बाहर है आपसे बात कर रहे हैं, वो कोर्ट के कारण ही बात कर रहे हैं। तो हमारे ऊपर कई खटले हैं, कई क्रिमिनल केसेस है, और कोर्ट की मदद से हम बाहर है। तो कोर्ट सभी बुरे हैं ऐसा कहना गलत है। दूसरी बात ऐसी है कि कोर्ट के बारे में कुछ कहना भी ठीक नहीं कि ये डिसीजन, कुछ मोटिव एट्रीब्यूट करना किसी डिसीजन के बारे में कोर्ट चलिए के एक लिए, सीधे सा वो ठोस भी बात ठीक नहीं। करते हैं। और लेकिन जो हमें कानून समझता है, जिसके मैं खुद क्रिमिनल लॉयर था जी। और मैंने क्रिमिनल प्रैक्टिस की है, जहां तक क्रिमिनल लॉ की बात है, अभी वो राहुल का डिसीजन की आपने बात करी है, जी। तो राहुल जी ने क्या कहा कि ये 3 मोदी है, जो चोर है सब मोदी है, ठीक है। बिल्कुल। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि सभी मोदी चोर है। तो जिन मोदियों को चोर कहा उन्होंने कोर्ट में जाना चाहिए, वो तो कोई गया नहीं। एक तीसरा मोदी कोर्ट में गया, जिसको न कुछ डैमेज हुआ, जिसका न कुछ डिफेमेशन हुआ, वो कोर्ट में जाता है। प्राइवेट कंप्लेंट है, प्राइवेट कंप्लेंट में कंप्लेनेंट को हर तारीख को कोर्ट में जाना पड़ता है, नहीं तो कंप्लेंट डिसमिस होती है। यदि अपराधी नहीं गया तो कोर्ट क्या करेंगे, वारंट निकालेंगे।
तो राहुल कोर्ट के इजाजत से गए नहीं, कभी एक बार गए और फिर तो इसको हर बार जाना पड़ा। तो ये खुद जाके हाई कोर्ट में स्टे लेता है। मुझे मालूम नहीं कि किस कारण पर स्टे लिया। हाई कोर्ट ने स्टे दिया कंप्लेंट को। और जब राहुल ने 7 तारीख को, यानी जब हम किसी घटना के ऊपर बोलते हैं तो घटना के पहले का इतिहास, बाद का इतिहास तो देखना पड़ेगा। क्या हुआ पहले, क्या हुआ बाद में। तो ये 7 फरवरी को राहुल संसद में अदानी के खिलाफ बोलने लगते हैं और अदानी और मोदी एक कहने लगते हैं। तो ये जो केस 1 साल 1.5 साल स्टे हुई थी हाई कोर्ट में जी, राहुल के खिलाफ केस थी, खुद कंप्लेनेंट ने स्टे लिया था। बिल्कुल, वो उसने 16 फरवरी को स्टे वापस लिया। ये क्या है, मंडे में जाके सब्जी है क्या आप तक, या डिपॉजिट है क्या, ये मेरी कंप्लेंट आपके पास रखो और वो अभी वापस दे दो। तो 16 फरवरी को ऐसा क्या हुआ कि वो स्टे वापस हुआ। तो कई कारण है कि शायद पहले जजेस जो मैजिस्ट्रेट की कुर्सी में बैठते थे वो मानते नहीं होंगे। तो ये इमीडिएटली 27 फरवरी को ट्रायल शुरू, 27 यानी क्या एक दिन 28 और 23 मार्च को डिसीजन आया और 24 मार्च को इनकी संसद से हटा दी। तो ये जो हो रहा है ये किसी भी कॉमन मैन को लगेगा कि ये प्लानिंग है, लेकिन हम नहीं कह सकते। हम इतना कहेंगे कि ये फैसला कानूनी है गैर कानूनी जी, और हमें लगता है कि ये गैर कानूनी है। मैंने जो शुरू में कहा आपको, ये तो गैर कानूनी, सरासर गैर कानूनी है। लेकिन सर आपकी ही बातों से 2 बातें निकल कर आ रही जी, 2 बातें निकल कर आई। अभी मैंने बुरा नहीं किया, शिक्षा भी देनी है। तो कभी भी डिफेमेशन केस में महीना 1 दिन कोर्ट उठने तक या फाइन 2 साल की सजा किसी को हुई नहीं अभी तक। मैं तो अभी 81 ईयर्स का हूं ना, तो मेरा अनुभव है, मैंने तो कभी डिफेमेशन केस में जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो कभी किसी ने दी नहीं। और मैक्सिमम पनिशमेंट देनी होती है तो अक्यूज्ड को भी बुलाना पड़ता है कि आई एम गिविंग यू मैक्सिमम पनिशमेंट बिकॉज यू हैव कमिटेड हीनस क्राइम एक्सेट्रा। वो भी कुछ नहीं, तो 2 साल क्यों देनी है। एक भी दिन कम देते तो संसद नहीं जाती। ऐसा है बेटा, ये कानून राहुल ने लाया है। आपको मालूम है वो ऑर्डिनेंस फाड़ के उन्होंने ये कानून लाया। तब मैंने कहा था कि ये राहुल गलती कर रहा है क्योंकि इसका मिसयूज होने की ज्यादा संभावना है। क्यों, हमारी सब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी डिसऑनेस्ट है। फॉर्चुनेटली यहाँ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं थी, प्राइवेट कंप्लेंट थी। तो मैंने कहा कुछ हद तक जुडिशियरी भी डिसऑनेस्ट है। तब कहा था जी। तो यही हुआ कि अभी 2 साल की सजा, वो भी एक दिन भी कम नहीं, एक दिन भी कम होती तो हाँ, तो ये नतीजा हुआ। अभी कल जो कोर्ट था सेशन कोर्ट में आए वो, तो सेशन कोर्ट के जजमेंट के पन्ने हमने कुछ पढ़े। जो केसेस उन्होंने कोर्ट करी, अपर कोर्ट के केसेस कोर्ट करना पड़ता है, वो सब राहुल के फेवर में है जी। और वही एक टुकड़ा लेके बोलना कि ये सीरियस है इसलिए हम कन्विक्शन स्टे नहीं करते। 2 बात, कल कन्विक्शन तो लोअर कोर्ट ने सेंटेंस तो लोअर कोर्ट ने स्टे करी था, कन्विक्शन स्टे होता है तो फिर संसद बहाल होती है। तो कन्विक्शन स्टे नहीं करने के कारण सेशन जज ने जो दी है वो बिल्कुल डजंट स्टैंड टू रीजंस, जिसको बोलते हैं कि कानून के तहत नहीं है। तो ठीक है, अभी वो हाईकोर्ट में जाएंगे। शायद अभी वो आज नरोदा का केस देखा तो गुजरात में क्या देश भर में सत्ताधारी लोगों के खिलाफ जजमेंट देना सबको मुश्किल लग रहा है। तो फिर संसद हाईकोर्ट में जाएंगे कल परसों, कब जाएंगे तब। सर मैं यही समझना चाह रहा था, यही बात समझना चाह रहा था जो आप अभी कह रहे हैं कि सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ जजमेंट देना सभी को मुश्किल पड़ रहा है। तो क्या 2014 से पहले भी कानून सभी को
न्यायालय नहीं, जी, लेकिन अपवादात्मक मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आजकल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके भी पिछले जजमेंट है, बाबरी मस्जिद के, ये सब जजमेंट है, वो ज्ञान वापसी का जजमेंट है। जब कानून है कि बाबरी के बाद नए केसेस नहीं एंटरटेन करेंगे, तो ज्ञान वापसी इन्होंने शुरू किया। लेकिन आज चीफ जस्टिस की भाषा अच्छी है, अच्छे बोल रहे हैं, वो भी ट्रोल हो रहे हैं। कई लोग तो कह रहे हैं कि उनका लोहिया होने की भी डर है। तो अच्छे जजेस भी है। अभी जो जो कुछ चंद्रचूड़ जी आने के बाद जो कुछ चीफ जस्टिस आने के बाद जो भी कुछ डिसीजन हुए, अच्छे डिसीजन है। तो हम कहते हैं कि अभी जुडिशरी बदलने लगी है, तो भी उन्होंने खुद कहा कि लोअर कोर्ट्स आर बीइंग ट्रोल्ड। यदि वो ट्रोल होते हैं तो उनको क्या है, तालुका मैजिस्ट्रेट के सामने क्या होता है, एक इंस्पेक्टर होता है, मामलतदार होता है, और वो खुद, ये तीनों को एक दूसरे को संभालना पड़ता है। तो क्या यदि वो मतलब दोनों खिलाफ है, थ्रेटनिंग पोजीशन में जजेस हैं इस वक्त देश में, आपको लगता है, जिसकी वजह से अरे खुद फैसले प्रभावित हो रहे हैं? उन्होंने थ्रेटनिंग का शब्द यूज नहीं किया है, ट्रोल कहाँ लेकिन है? ट्रोल हो रहे हैं। तो हाँ ट्रोल हो रहे हैं, इसका मतलब भी थ्रेटनिंग है। जी। इसका मतलब हम ले सकते हैं कि थ्रेटनिंग है। उसको वहां रहना है, सामने मामलेदार है, दूसरा इंस्पेक्टर है, और ये तीनों ऑफिसर होते हैं तालुका में। तहसील में तीन ही होते हैं। तो ये तीन ऑफिसर, दो तो एग्जीक्यूटिव है और ये जुडिशियल ऑफिसर है, इसको प्रोटेक्शन तो एग्जीक्यूटिव का होता है। तो इसीलिए लोअर कोर्ट के जजेस जमानत नहीं दे रहे, इसलिए हमारा काम बढ़ गया, ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ये हो रहा है। और ये जो सब मैंने कहा अभी, मोदी, तो सभी मोदी चोर तो कहा नहीं है जी। तो भी इंटरप्रिटेशन का बात है, इंटरप्रिटेशन की बात होती है। कानून, जज जो बैठता है कुर्सी में, तो उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके मन में क्या है, और वो कैसे, कहां से आया, कैसे पला, उसके जड़न घड़न क्या है, उसके मुताबिक उसके जजमेंट होते हैं। तो ऐसे कई जजमेंट्स है कि जो हमारे और हमारे कलीग के साथ हमारे डिफरेंसेस होते थे, अच्छा सर, और हम अकेले जजमेंट देते। अडानी को लेकर सरकार जेपीसी नहीं बना रही है, लेकिन वह कह रही है आप कोर्ट जाइए। तो क्या अडानी को लेकर कोर्ट से जो संभावना है, आपको लगता है कि जो समिति बनी है उसका ये जो ट्रोल है या थ्रेटनिंग है, इसका असर नहीं होगा? आखिर सरकार क्यों प्रीफर कर रही है कोर्ट को? अभी देखो, कोर्ट की बात करेंगे तो राफेल में भी कमेटी बनी थी जी। राफेल में कमेटी बनी थी, किसानों के कानून के समय भी कमेटी बनी थी। कमेटी ने सरकार कोऑपरेट नहीं करता, ऐसा कमेटी का रिपोर्ट है। तो यहाँ अडानी के जो कमेटी है उसको सरकार कोऑपरेट करेगा? यदि सरकार कोऑपरेट नहीं करेगा तो कमेटी क्या करेगी? यदि कमेटी का रिपोर्ट नहीं होगा तो कोर्ट क्या करेगी? जेपीसी में ऐसा नहीं है। जेपीसी का इवन वन मेंबर इंसिस्ट कि मोदी को आना है साक्ष्य देने के लिए, तो आना है। तो जेपीसी का क्षेत्र जो है वो वाइड है, वेरी वाइड, ये उनके पावर्स है। और वो पावर्स, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी मीन्स क्या है? तो ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की ताकत ज्यादा है, और वो अपनी मर्जी से, यदि उनकी, जब भी उनकी मेजोरिटी होती है रूलिंग पार्टी की, तो भी बाकी के सभासद तो ऐसे नहीं है ना, वो जो चाहे मांग सकते हैं। तो जेपीसी और कोर्ट में फर्क होता है जी। कोर्ट आप कहेंगे इस बारे में कि उनके हाथ में कुछ नहीं होता है। मैंने एक उद्योगपति को, मैं जब जज था, हाईकोर्ट जज था, तो उसको मैंने पुलिस कोठड़ी में भेजा। उद्योगपति था, दिवाली के दिन थे, तो पुलिस ने उसको ओबेरॉय होटल में रखा। तो क्या हुआ पुलिस कस्टडी का मतलब? और मुझे ट्रोल करने के लिए मुझे फोन आए कि भाई वो तो ओबेरॉय में। तो मैंने कहा मेरा काम तो पुलिस कस्टडी में देना था। अभी पुलिस वहां ओबेरॉय रखेंगे या ताजमहल रखेंगे, मुझे क्या, मैं क्या करूं? तो कोर्ट के भी मर्यादा होती है। और ऐसी रेजिम है आजकल की, मई 2000
14 के बाद की, वो तो दे आर ट्राइंग टू ओवरथ्रो कोर्ट्स जी। वो ऐसे जजेस अपॉइंट कर रहे हैं कि जो वेदा के मुताबिक डिसीजन देना पसंद करेंगे, जो वेद उपनिषद तथाकथित हिंदू धर्म, तो हिंदू धर्म नाम की चीज है ही नहीं, तो भी वो भगवत गीता इसकी बात कर रहे हैं। इसकी बात मैंने तो बाबरी मस्जिद के बारे में भी कहा था कि रामलल्ला का जन्म हुआ, यहाँ हुआ, ये कोर्ट कैसे प्रूव करेगा? कोर्ट में कौन प्रूव करेगा? और मैंने कहा ये जजमेंट हो ही नहीं सकता, लेकिन हुआ ना। जजेस ने कहा कि सब लोग कहते हैं यहाँ जन्म हुआ, हम भी कहते हैं यहाँ जन्म हुआ, ये तो क्या लॉजिक है ना। तो वो कोर्ट की मर्जी है क्या कहना है। जब हम पहले से कहते थे कि ये कैसा जजमेंट होगा, और कोर्ट खुद कहता है कि वहां मस्जिद थी, राम मंदिर नहीं था, रामलल्ला की मूर्तियां भी नहीं थी वगैरह वगैरह, कोर्ट ने खुद कहा है। तो भी जमीन तो जिन्होंने सभी तरह के कानून, सभी तरह के, यानी कोर्ट का इंजंक्शन था, संविधान था, कानून व्यवस्था थी, सबको इन्होंने कुचल कुचल के मारकर उन्हीं को ही कोर्ट ने जमीन दे दी। तो हमारे जैसे लोगों का दिमाग चलता ही नहीं। आखिरी सवाल आपसे ये कि अगर चीफ जस्टिस ही कह रहे हैं कि निचली अदालतें फैसला नहीं दे रही हैं और हमारा काम बढ़ गया है, तो इससे तो न्याय भी प्रभावित होगी और जनता का एक बड़ा हिस्सा भी प्रभावित होगा, क्योंकि वह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तक हर व्यक्ति तो नहीं आ सकता है। अरे बेटा, प्रभावित तो हुआ है ना जी। ये देखो, ईवीएम के बारे में हम 2013 से लड़ रहे हैं, हमारा भी पिटीशन था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में 2013 मेरे पास तारीख भी है, कहा कि ईवीएम्स आर नॉट डिपेंडेबल। हो गया, भरोसेमंद नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि वीवीपीएटी ये वेरिफिकेशन पेपर वगैरह ट्रेल होना चाहिए जी। अभी वेरिफिकेशन पेपर ट्रेल की गिनती करने के लिए हम फिर कोर्ट में गए, सभी पार्टियां कोर्ट में गई। इलेक्शन कमीशन में कहते हैं हमको समय नहीं है वो पेपर गिनने के लिए। तुमको क्या काम है? भारत की डेमोक्रेसी जिंदा रखनी है या तुमको क्या काम था इलेक्शन कमीशन को? हमने बोला कि भाई तू महीना भर, 1 महीना लगा लेना, काउंट वो उसमें भी फ्रॉड है। ऐसा है कि जो मशीन है जी, वो तो एक्सेस है, त्याला फ्रॉड करने के लिए एक्सेस है उसको, तो वो भी फ्रॉड है। तो भी हमने एक पिटीशन किया था, तो जो तब भी वही जज था। ये अभी गोगोई जो हुए ना राज्यसभा मेंबर, राज्यसभा, दूसरी बार वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, पहली बार वो जज थे, और उसी वो पार्टी टू दैट जजमेंट थे, इसलिए उनके सामने यह मैटर आया और वो तो कुछ नहीं किया। तो आप जो कह रहे हैं, मैं बार बार कहता हूं कि भाई कोर्ट तो हमारे माता पिता ईश्वर समान है, लेकिन वो माता पिता ईश्वर बनने को तैयार नहीं, तो हम क्या करें? आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।